बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। हमारे प्रोग्राम को ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम रह गया, बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। यस हेलो हेलो। हेलो जाकिर जी। जी जी बोलिए। हेलो, कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? ये मेरे ना दो सवाल है आपसे। जी जी पहला सवाल है मैंने लास्ट वीक भी आपको कॉल की थी कि मेरे हस्बैंड के अभी तक फिंगरप्रिंट नहीं आए कि उन्होंने बच्चे के डेट पर हमने लगाया हुआ है ना उनका केस। तो 3 महीने के बाद उनके फिंगरप्रिंट आ गए। चलिए तो ठीक है। मेरा ये सवाल है कि कितना टाइम लगता है इस प्रोसीजर को अब पूरे होने में बच्चे के डेट में? देखिए, आमतौर पे 6 महीने में एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर ओके, 6 महीने में आमतौर ठीक है। पे जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। हम्म। तो आज मेरे फिंगरप्रिंट आ गए महीने से पहले पहले, पर मेरे अकाउंट में पैसे थे, पर उन्होंने नाल लेटर भेजी हुई है कि आपके पैसे डिक्लाइंड हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि 14 दिनों के बीच बीच अपने पैसे वापस भेजे। तो फिर मैं क्या प्रोसीजर है इसका? नहीं तो आपको उन्होंने कहा है ना कि 14 दिन के अंदर अंदर पैसे भेजें, तो आप पैसे हाँ जी, भिजवा दें उनको। हाँ। जो उन्होंने पीछे स्लिप दी हुई है उसमें वापस भरकर भेजू जिसमें ना? फिल करके और साथ वो आपको चेक भिजवाना पड़ेगा ना, चेक, पोस्टल ऑर्डर या जो भी है। पर मेरे अकाउंट में पैसे थे। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसे लिखा है कि वो डिक्लाइन हो गए। क्या फिर मुझे साथ में कुछ और भी भेजना पड़ेगा देखिए, उन्हें? बाज़ वक़्त इस तरह होता है, आपने कार्ड कार्ड से पेमेंट की थी नंबर दे के? हाँ जी, जी। कार्ड से पेमेंट की बाज़ थी। वक़्त बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कार्ड का नंबर जब आप लिखते हैं ना, तो वो या आपने कुछ कुछ लिखा हुआ है, कोई 4 लिखा हुआ है, वो 9 पढ़ा जा रहा है, या कुछ बाज़ वक़्त ऐसा हो जाता है कि वो नंबर गलत से एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक कार्ड की अगर एक नंबर भी गलत हो जाए तो वो डिक्लाइन हो जाता है, तो इसलिए। तो उसका कोई मसला तो नहीं है? कोई भी जैसे कोई बैंक स्टेटमेंट तो भेजने की जरूरत नहीं नहीं, है ना बैंक साथ में? स्टेटमेंट भेजने की ज़रूरत कोई नहीं है। आप दोबारा, बेहतर ये है कि अगर आप चाहती हैं कि दोबारा ये मसला ना हो, तो बजाय कार्ड के आप उनको चेक भिजवा दें अपना, या पोस्टल ऑर्डर भिजवा दें, तो वो फिर गारंटीड हो जाएगा। ओके, तो इसमें कितना टाइम लगता है ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए? नेशनैलिटी में भी देखिए, अब आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए हैं तो वही 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है। आमतौर पे 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? सर अनवर बात कर रहा हूँ। जी अनवर साहब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी सर, सर क्वेश्चन ये था कि मेरी वाइफ को मिला था वीज़ा 2013 में, स्पाउस वीज़ा। तो अभी वो उसका एक्सटेंशन अप्लाई करना है जुलाई में नेक्स्ट ईयर। तो वो उसके लिए क्वेश्चन ये था कि उसको दोबारा जो सा वो A1 का दोबारा करना पड़ेगा, या वो जो पुराना पाकिस्तान से A1 किया था वो ही चलेगा एक्सटेंशन के लिए? जी, एक्सटेंशन के लिए जो पुराना किया हुआ है वो चल जाएगा। अच्छा, वो चल जाएगा क्योंकि वो एक्सपायर जो सा वो विद इन 2 years इसमें। जी, लेकिन वो अगर A1 जो है उस वक्त एक्सेप्ट किया था तो वो चल जाता है आमतौर पे। जी। अच्छा, तो वो उसके लिए दोबारा नहीं करना पड़ेगा? जब इंडेफिनिट के लिए करना पड़ेगा फिर उसको करना पड़ेगा, लाइफ इन बिल्कुल। UK एंड B1 करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। जी सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं कमर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। मैंने ये सवाल करना था 7 ईयर कैटेगरी के बारे में। जी जी। अगर कोई बच्चा जैसे कहते हैं पैदा हो और 15 जब वो पैदा हो 6 महीने का और वो 15 महीने के लिए यूके से बाहर चला जाए और अब वो 7 ईयर का हो रहा है, तो क्या इस बेस पे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं? यानी कि वो 15 महीने बाहर रहा है। हेलो, मेरे ख्याल में कॉलर जो है वो जा चुके हैं। बहरहाल अगर आप हेलो हेलो हेलो, अच्छा, वो यानी कि वो बच्चा जो है 15 महीने बाहर रहा है जी, 15 महीने जी बाहर रहा है, नहीं, तो बच्चे को कैटेगरी पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल होने चाहिए, यहाँ पे रहते हुए। अच्छा जी। और अगर क्या सो कहते हैं अब वो उसके फिर वो जो 15 महीने लेस हुए तो उसका फिर पूरा करने का क्या तरीकेकार होगा? कि फिर 15 महीने और गुजार दें तो पूरा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 हेलो। जी जी, हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, बात करें। कौन सा बोल रहे हैं?
जी अली बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल मेरे दोस्त के लिए है। जी बोलिए अली साहब। 2012 में आया था स्पाउस वीजे में और लाइफ इन यूके न होने की वजह से उसको डिस्क्रिप्शन भी मिल गई है। और अभी पूछना यह है कि वो जब आया था तो उसने पाकिस्तान से टॉय किया था, तो क्या डिस्क्रिप्शन लीव एक्सटेंशन में वो टॉय का मसला बनेगा? और दूसरा सवाल ये है कि उसको कौन सा फॉर्म जो है पुर करना पड़ेगा एक्सटेंशन के लिए? उसको कितने अरसे का वीज़ा मिला था? अभी जब वो पाकिस्तान से आया था तो 27 मंथ का मिला था और अभी जो मिला है वो 2.5 साल का मिला है। अभी उसको 2.5 साल का मिला है? हाँ जी, तो डिस्क्रिप्शन लीव पे अभी 2.5 साल की डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली है उसको डिस्क्रिप्शनरी लीव क्यों मिली है? अगले साल जो है मार्च में एक्सटेंड होगी। नहीं, उसको डिस्क्रिप्शनरी लीव क्यों मिली है? क्योंकि उसके बच्चे ब्रिटिश हैं यहाँ पे। नहीं, तो उसको तो स्पाउस वीज़ा मिला था ना। स्पाउस मिला था, लेकिन जब उसकी एक्सटेंशन का टाइम आया तो उसने लाइफ इन यूके पास नहीं हुआ था, जिसकी वजह से दोबारा उसको डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई। अच्छा, तो अभी उसने फिर आगे अभी एक्सटेंशन के लिए आप पूछ रहे हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा? उसने एक्सटेंशन करानी है, उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है? और देखिए एक्सटेंशन के लिए अगर तो क्या टोइक का मसला अभी बन सकता है उसके लिए? देखिए टोइक की जहाँ तक बात है, अभी जब दोबारा उसने अप्लाई किया तो उसने टोइक ही दिया होगा ना। दोबारा जब उसने स्पाउस फिनिश हुआ तो दोबारा जो किया था वो पेयरसन दिया था, जो होम ऑफिस ने नहीं माना, जिसकी वजह से डिस्क्रिप्शन लीव दे दी उसको। हाँ, तो उसको फिर दोबारा करना पड़ेगा। A1 की रिक्वायरमेंट है उसमें अगर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लीव जो दोबारा करेगा तो देखिए मुझे ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है, और कन्फ्यूजन इस पे ये हो रही है कि अगर उसको डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली है या लिमिटेड लीव, तो इसका मतलब है कि वो रूल्स पे पूरा नहीं उतरता था, तो उसका फिर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट का उन्होंने नहीं देखा होगा। उन्होंने खाली इस वजह से उसको दिया होगा कि चूँकि उसके बच्चे यहाँ पे ब्रिटिश हैं, और उसको फिर उन्होंने 10 ईयर रूट में डाल दिया होगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तो फॉर्म जो है वो FLR FP है, और उसमें इंग्लिश अगर कर ले तो अच्छी बात है, लेकिन एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर उसको एक्सटेंशन उन्होंने दिया है और अभी उसने स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो फिर उसकी A1 की रिक्वायरमेंट है, और उसमें जो फॉर्म है एक्सटेंशन के लिए वो FLR M है। तो बेहतर है आप अपने दोस्त को बोलें किसी वकील के पास जाके, और फिर उसको सही तरह बातें बता के उसके बाद ही कोई अपनी एप्लीकेशन करे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी हरमल सिंह बोल रहे हैं वाकिंगटन। जी हरमल सिंह साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैं 2004 ਚ ਆਇਆ ਸੀ जी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਗਿਆ ਸਾਈਨਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਦਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। कौन सा पेपर दिया उन्होंने 3 महीने पहले? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਊਟ ਦਾ ਪੇपर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। कंट्री आउट का? ਵੀ 3 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਕੰਟਰੀ। अच्छा, मुल्क छोड़ दें। ਪਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਈਅਰ ਤੋਂ ਵਨ ਐਡਰੈਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈटर भेजी थी तो गया नहीं। हाँ कोई ਇਹਦਾ कोई सलूशन है कोई दोबारा? अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि आप अकेले हैं, आपके कोई रिलेशनशिप, फैमिली, वाइफ, गर्लफ्रेंड? मैं सिंगल मैं अकेला ही हूँ। अच्छा, और आपको तकरीबन 13 साल हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है? जी जी जी, आपको चाहिए कि आप देखें आपने कोई एप्लीकेशन कोई नहीं की हुई, ठीक है? तो आपको चाहिए मैंने 2 एप्लीकेशन 2 बार डाली है तो उन्होंने रिफ्यूज कर दी। कब की थी आपने आखिरी एप्लीकेशन? लास्ट की है मैंने तकरीबन 3 मंथ पहले 4 मंथ पहले। अच्छा, 3 मंथ्स पहले आपने एप्लीकेशन की जो कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी? जी जी जी। अब वो एप्लीकेशन किस बेसिस पे थी आपकी? ह्यूमन राइट। अच्छा, देखें उसमें तो ये है कि फिर ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से उसको आगे क्यों नहीं आपके वकील ने फॉलो अप किया, या अगर डिसीजन अगर रिफ्यूज़ किया था तो उसको होम ऑफिस उसको चैलेंज होम ऑफिस कह रहा हूँ, आप उसको चैलेंज कर सकते थे। तो ये मेरा ख़्याल में बेहतर ये है कि आप किसी वकील के पास जाके अपना केस डिस्कस करें, क्योंकि अगर आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो चुकी है तो फिर देखना ये है कि आपकी आया कोई और एप्लीकेशन हो सकती है, या अगर नहीं हो सकती पहले एप्लीकेशन क्यों रिफ्यूज़ हुई है।
अगर आपके कोई मसाइल हैं जिसकी वजह से आप अपने मुल्क नहीं जा सकते तो वो सारा डिस्क्लोज करना होगा। आपके क्या कॉन्टैक्ट्स हैं अपने मुल्क में, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई वहाँ पे है या यहाँ पे अब आपका सारा सिचुएशन बन गई है, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेहतर है किसी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? मैंने पूछा था, हमने 2012 में एप्लीकेशन डाली थी जी जी FLRO, वो हमने उसको रिफ्यूज हो गई और फिर हम अपील पे गए, अपील में रिफ्यूज होगा कि उस बच्चों को 5.5 साल हुए थे, ठीक है जी। फिर हम जब 7 साल के करीब हुए हैं, 28 डेज पहले उन्होंने हमें एडिशनल ग्राउंड के कहा कि हमें एडिशनल ग्राउंड दें, वो हमने भेज दी उन्होंने। फिर हमारा जो था 3 महीने के बाद ही हमें कहा कि आपका जो है ह्यूमन राइट्स नहीं बनता, क्लियरली अनफाउंडेड राइट, उन्होंने करके भेज दिया और रिफ्यूज करके। फिर हमने चैलेंज किया इसको जुडिशियल रिव्यू में। जुडिशियल रिव्यू में जज ने लिखा कि बच्चों को 7 साल हो गए हैं लेकिन कामयाबी के चांस कम है। फिर हमने ऑरल हियरिंग के लिए डाली है एप्लीकेशन, कल हमारी है हियरिंग। क्या चांसेस हैं इसमें, और क्या समझते हैं कि बच्चे, सॉरी आपके बच्चों की क्या एज है? एप्लीकेशन करनी चाहिए या कि इसी को अगर रिफ्यूज कर देते हैं तो कोर्ट ऑफ अपील में चैलेंज करें या दोबारा एप्लीकेशन? नहीं, आप सॉरी, आपके बच्चों को भी यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो गए हैं? 8 साल से ऊपर हो गए। लेकिन जब एप्लीकेशन डाली थी तो रिफ्यूज इस वजह से हुई थी कि उस वक्त 5.5 साल का टाइम हुआ था। उस वक्त FLRO डाली थी ना, उस पर 5.5 साल का टाइम हुआ था, तो ठीक है जी। फिर अपील पे गया तो रिफ्यूज इसी वजह से होती रही है कि जब एप्लीकेशन डाली थी तो उस वक्त 7 साल नहीं हुए थे या उस वक्त जी। अगर इसी वजह से रिफ्यूज होती रही है कि उस वक्त 7 साल जी ना, उन्होंने 7 साल होने से 28 डेज पहले उन्होंने एडिशनल ग्राउंड आगे हमें दें, आपका क्या क्यों रहना चाहते हैं यहाँ, ठीक है जी। फिर हमने वो लिखा कि हम ऐसे बच्चे हैं, ऐसे रहने चाहते हैं बच्चे के साथ, हाँ जी हमारी फैमिली काफी यहाँ है। फिर उन्होंने बच्चे कितने हैं आपके, कितने बच्चे हैं आपके? आप जज ने जो पहला फैसला किया था उसमें देखा था उन्होंने जी। देखें, सॉरी मैं आपकी बात, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। एक बेटा मेरा 7 साल यहाँ, उसको 7 साल हो गए हैं, और 2 हैं वो वहाँ मेरे साथ आए थे, उनको यहाँ रहते हुए 8.5 साल हो गए। अच्छा, देखें कल आपकी ओरल हियरिंग है। अब 7 साल का जो है केस जो होता है, अगर बच्चे को यहाँ पे रहते हुए 7 साल हो जाए तो एक स्ट्रॉन्ग केस होता है, तो कोई चांस हो सकता है कि कल ओरल हियरिंग में कोई आपका अगर है तो शायद कोई आपके हक़ में फ़ैसला हो। लेकिन अगर नहीं होता तो मुझे लगता ये है कि चूँकि पहले इन्होंने रिफ्यूज़ इस वजह से किया था कि आपके जब आपने एप्लीकेशन की थी ओरिजिनल एप्लीकेशन, उस वक्त 5.5 साल हुए थे, तो शायद इसी चीज़ को वो लेके चल रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत है, अगर ये वजह, तो फिर आपको चाहिए कि फिर नए एविडेंस के साथ एक फ़्रेश एप्लीकेशन करें। लेकिन चूँकि अभी मामला JR में है और ओरल हियरिंग भी आप कह रहे हैं कल है, तो देखें उधर क्या होता है, उसके बाद किसी वकील के पास जाके डिटेल में इसको डिस्कस करने के बाद अगला स्टेप उठाइएगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सर। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर अली बात कर रहा हूँ। मेरी बात हुई थी वो मैंने PhD के लिए आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन ली थी, शायद याद आ गया आपको थोड़ी देर पहले सर। जी बिल्कुल याद आ गया। सर मैंने 1-2 क्वेश्चन मजीद ज़रा प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा। एक ये कि अगर मुझे जैसे आपने बताया कि ज़्यादा चांसेस नहीं है अपील विन करने के, तो अगर मैं लूज करता हूँ तो मजीद मुझे अपील का राइट देंगे? अगर देंगे तो इन कंट्री देंगे या आउट ऑफ कंट्री देंगे? एक सवाल ये है। और दूसरा ये कि अगर मैं दोबारा स्टूडेंट के लिए जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मास्टर किया है, अगर दोबारा फिर मास्टर या PhD में लेता हूँ तो जो मेरा मेंटेनेंस फंड है वो 2 मंथ के लिए मुझे शो करना पड़ेगा या 9 मंथ के हिसाब से मुझे शो करना पड़ेगा? देखें जहाँ तक आपका पहले सवाल का ताल्लुक है, तो अगर आपका अपील जो है वो रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर आपके पास ऊपर राइट परमिशन के लिए, आप परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। आपको ऊपर अपर ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना होता है परमिशन करने के लिए। तो अगर आपको परमिशन मिल जाए, एक ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जब आपकी अपील फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल से रिफ्यूज़ होती है तो फिर आप को परमिशन टू अपील के लिए आप अप्लाई करते हैं, और फिर कोर्ट जो है वो या फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल देखता है कि आपको परमिशन मिले या ना मिले, आपके उसमें कोई ग्राउंड्स हैं कि नहीं कि आपको इजाज़त दी जाए, और अगर परमिशन मिले तो फिर मामला आगे चलता है, अदरवाइज़ नहीं। दूसरा जो आपका सवाल था मेंटेनेंस के हवाले से, चूँकि आपको अभी इतना अरसा हो गया है कि आप के पास स्टूडेंट लीव जो थी आपकी वो तो चल रही थी बहरहाल, लेकिन आप पढ़े नहीं, आपको तकरीबन साल सवा साल का अरसा या 1.5 साल का अरसा हो गया आप पढ़ नहीं रहे, तो इसलिए मेरे हिसाब से जब आपको दोबारा अगर Tier 4 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 9 मंथ्स की
मेंटेनेंस जो है वो चाहिए होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, तो इसलिए मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते आज। इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो अगले हफ्ते दोबारा वीनस टीवी पे आपसे दोबारा ट्यूसडे को 6 बजे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।